अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम सोल्यूशन के चैप्टर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टडी करेंगे, दैट इज़ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस। ये प्रॉपर्टीज़ बेसिकली डिपेंड करती हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट पर, और इन प्रॉपर्टीज़ का ताल्लुक सोल्यूशन से होता है, प्योर सब्सटेंस से नहीं। देयर आर फोर इम्पॉर्टेंट कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़. Number 1 is lowering of vapor pressure. Number 2, elevation of boiling point. Number 3, depression of freezing point and osmotic pressure. तो ये हम वन बाय वन जो है टॉपिक में देखेंगे। तमाम जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके अंदर बुनियादी जो वजह है वो है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और तमाम प्रॉपर्टीज़ जब भी हम फॉलो करेंगे तो कैसे कंडीशंस को फॉलो, तो वो 3 कंडीशंस हैं जिन्हें हमें फुलफ़िल करना है। सोल्यूशन को डाइल्यूट होना चाहिए ताकि मॉलिक्यूल्स इंडिपेंडेंटली बिहेव करें। सोल्यूशन को नॉन वोलेटाइल, सोल्यूशन की कंडीशन तो आपने देख ली। फिर सोल्यूट की 2 कंडीशंस हैं कि सोल्यूट को नॉन वोलेटाइल होना चाहिए, यानी वो वेपराइजेशन नहीं करेगा, और तीसरी चीज़ सोल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा, यानी उसकी आयनाइजेशन भी मुमकिन नहीं है। तो इन कंडीशंस के साथ आपका जो सोल्यूशन है वो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ को फुलफिल करता है। तो पहला जो हमारा फैक्टर है वो है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में हम क्या देखते हैं कि राउट्स लॉ की जो हमने डिफरेंट स्टेटमेंट स्टडी की थी उसमें हमने एक स्टेटमेंट पढ़ी थी कि जब आप नॉन वोलेटाइल या नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट किसी भी वोलेटाइल सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो राउट्स लॉ के मुताबिक द relative lowering of vapor pressure is equal to the mole fraction of the solute। जो हमने एक्सप्रेशन निकाला था डेल्टा पी ओवर पी नॉट इज इक्वल टू x2, यानी आपके पास एक कंटेनर है, उसमें लिक्विड है और उस लिक्विड के बन रहे हैं वेपर्स। तो अगर वो प्योर सॉल्वेंट है तो आपके सरफेस पर लिक्विड की टेंडेंसी होगी इक्वल कि कोई भी मॉलिक्यूल इजीली एस्केप कर सके, तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। लेकिन जब आप उसमें सोल्यूट ऐड कर देते हैं तो अब प्योर की निस्बत से सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो लो हो जाता है, और वो सारे का सारा दारोमदार सोल्यूट की कंसंट्रेशन पर होता है। तो डेल्टा पी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, पी नॉट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है, और x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है। तो मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का मोल्स हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड करेंगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। इसे आप मैथमेटिकली ऐसे देख सकते हैं जिसमें n1 आपके पास सॉल्वेंट और n2 जो है सोल्यूट के पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह मोल फ्रैक्शन अगर हम लें तो x1 सॉल्वेंट के लिए होगा और x2 की नोटेशन सोल्यूट के लिए होगी। जहाँ पर भी हम 2 फैक्टर यूज़ करेंगे वो सोल्यूट के लिए होगा और 1 फैक्टर सॉल्वेंट के लिए होगा। तो हम अभी ऊपर देख कर आए हैं कि डेल्टा पी ओवर पी नॉट इज इक्वल टू x2। तो x2 की वैल्यू हमारे सामने इक्वेशन 2 में है, हम इक्वेशन 1 में इसे पुट करेंगे तो डेल्टा पी ओवर पी नॉट इज इक्वल टू n2 ओवर n1 प्लस n2 एक्सप्रेशन हमें मिलेगा, विच इज़ इक्वेशन 3। नंबर ऑफ मोल्स के बारे में आप जानते हैं कि दैट इज इक्वलेंट टू द गिवन मास ओवर मोलर मास। तो अगर इस बात को लेकर चलें तो आप सॉल्वेंट के लिए जब ये एक्सप्रेशन लिखेंगे तो वो बनेगा n1 इज इक्वल टू w1 ओवर m1। w1 मास ऑफ सॉल्वेंट है और m1 मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है। इसी तरह सोल्यूट के लिए वही सेम फार्मूला रहेगा, सिर्फ नोटेशन 2 का इस्तेमाल होगा जो सोल्यूट को रिप्रेजेंट करेगी। डेल्टा पी ओवर पी नॉट में अगर हम n2 ओवर n1 प्लस n2 को की जगह पर w1 ओवर m1 और w2 ओवर m2 की वैल्यूज़ n1 और n2 की वैल्यूज़ को इक्वेशन 3 में पुट करें तो इक्वेशन 4 हमें मिलती है। सोल्यूशन की कंडीशन है कि उसे डाइल्यूट होना है। डाइल्यूट सोल्यूशन का मतलब है कि आपके पास जो फैक्टर है n2 उसे हम इग्नोर कर देंगे। डिनोमिनेटर में जो फैक्टर आपके पास लेस क्वांटिटी के साथ हो उसे हम इग्नोर कर देते हैं। तो 2 फैक्टर हमारे पास सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन को शो कर रहा है और डाइल्यूट सोल्यूशन में सोल्यूट की कंसंट्रेशन कम होगी, तो इसीलिए हम इसे डिनोमिनेटर में से रिमूव करेंगे, न्यूमरेटर में से रिमूव नहीं करेंगे। तो डिनोमिनेटर में अगर कोई चीज़ कम हो तो उसे इग्नोर कर दिया जाता है। तो w2 ओवर m2 सोल्यूशन डाइल्यूट होने की वजह से 0 के इक्वलेंट माना जाएगा, तो ये फैक्टर यहाँ से ख़त्म हो जाता है। तो डेल्टा पी ओवर पी नॉट इज इक्वल टू w2 ओवर m2 डिवाइडेड बाय w1 ओवर m1। इस एक्सप्रेशन को मज़ीद थोड़ा सा रीअरेंज करें तो हमें नेक्स्ट एक्सप्रेशन मिलेगा, दैट इज़ डेल्टा पी ओवर पी नॉट इज इक्वल टू w2 इंटू m1 ओवर m2 इंटू w1। ये वो एक्सप्रेशन है जिससे आप मॉलिकुलर मास निकाल सकते हैं सोल्यूट का, जो कि नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। यानी m2 को उधर ले जाएं तो इक्वेशन अरेंज करेंगे तो आप मास मालूम कर सकते हैं। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है। कैसे है ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कि आपके पास सपोज 3 सोल्यूशंस हैं, 6 ग्राम यूरिया, 18 ग्राम ग्लूकोज और 34.2 ग्राम ऑफ सुक्रोज।
और तीनों को आप 1000 ग्राम वाटर में मिक्स कर देते हैं, तो ये जो सोल्यूशंस हमारे पास बनेंगे जिसमें सॉल्वेंट की क्वांटिटी तो एक जितनी है लेकिन सोल्यूट की कंसंट्रेशन को आपने डिफरेंट लिया है, तो ये तीनों मोलल सोल्यूशंस बनेंगे। लेकिन मोलल सोल्यूशन कितने हिसाब से बनेगा, यूरिया का जो अपना आपके पास मास होता है कंप्लीट वो 60 होता है, तो हमने 6 ग्राम लिया है, तो 6 को 60 से डिवाइड करें तो आपके पास 0.1 मोलल सोल्यूशन आपने यूरिया का बनाया है। इसी तरह 0.1 आपने ग्लूकोज का बनाया है। 0.1 34.2 ग्राम को जब 342 से डिवाइड करेंगे तो ये भी 0.1 बनता है। तो 0.1 मोलल सोल्यूशन सबका आपके पास है, जिनके अंदर जो सोल्यूट हमने डाला है वो नॉन वोलेटाइल है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये तमाम सोल्यूशंस 1/10 ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स रखते हैं सोल्यूट्स के। तो वो कैसे आप 1/10 को अंडरस्टैंड करेंगे, तो अगर आप 6/60 यूरिया के लिए ले रहे हैं तो जब आप इसे डिवाइड करते हैं तो ये 1/10 आता है, जो मोलालिटी के एतबार से डिवाइड करने पर 0.1 मोलल बनता है। तो थ्री सोल्यूशंस जो हैं इनके अंदर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक जैसी देखी गई, तो ये हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को शो करता है। और यहाँ से ये बात भी समझ में आती है कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आपके सोल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं करती। हालांकि हम ये जानते हैं कि यूरिया, ग्लूकोज और सुक्रोज तीनों डिफरेंट नेचर के हैं और आपके पास इनका मास भी डिफरेंट है, लेकिन हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का, ये डिपेंड नहीं करता आपकी नेचर ऑफ सोल्यूट पर और मैसेज पर। इट ओनली डिपेंड्स ऑन द पार्टिकल्स ऑफ द सोल्यूट। तो वो अगर चेंज हो रहे हैं तो आपकी प्रॉपर्टी चेंज होगी। कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम इसे मेजर कर सकते हैं? दो मेथड्स हैं, एक स्टैटिक और एक डायनामिक मेथड। स्टैटिक मेथड एक डिफरेंशियल मैनोमेट्रिक मेथड है जिसमें हम एक यू ट्यूब मैनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। यू ट्यूब आप देख सकते हैं एक मैनोमीटर है जिसके साथ दो बल्ब्स लगे हुए हैं, ए और बी। आप एक बल्ब में प्योर सॉल्वेंट को प्लेस करेंगे जो कि बल्ब बी में डाला गया है, और प्योर उसी सॉल्वेंट में अगर आप सोल्यूशन बना दें, उसमें किसी सोल्यूट को ऐड कर दें तो वो सोल्यूशन बन जाएगा। तो बल्ब ए में सोल्यूशन को रखा गया है, तो आप इस पूरे अपरेटस को एक कांस्टेंट टेम्परेचर बात पे रखते हैं और फिर प्रेशर को मेजर किया जाता है। तो क्या आप देख रहे हैं कि ये जो बीच में आपके पास ये यू ट्यूब शेप है, इसमें जो लिक्विड है उसकी दो अहम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक तो लो वोलेटाइल है और लो डेंसिटी वाला है। तो आप देख सकते हैं कि सोल्यूशन की तरफ से जो प्रेशर है बहुत कम जनरेट हुआ है, इसलिए आपका जो ये लिक्विड है इसका प्रेशर टॉप पर ही रहा है। लेकिन लिक्विड जो बी है यानी बल्ब बी में जो सॉल्वेंट है आपका, उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा क्रिएट हुआ है, जिसकी वजह से आपको लिक्विड के लेवल में फ़र्क नज़र आ रहा है। इस डिफरेंस से जो मैनोमीटर के दोनों लिम्स में क्रिएट होता है, हम चेंज इन द प्रेशर मालूम कर लेते हैं, विच इज़ कॉल्ड डेल्टा पी एंड विच इज़ इन नॉर्मल सेंस कॉल्ड द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये बड़ा सिंपल सा वे है, आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ऐसा क्यों हुआ कि जब आपके पास प्योर सॉल्वेंट होता है तो उसकी तमाम सतह से वेपराइजेशन पॉसिबल है, लेकिन जब आप उसमें कोई सोल्यूट ऐड करते हैं जिसके पास दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक तो वो नॉन वोलेटाइल है, दूसरा वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो जहाँ जहाँ पर वो मौजूद होंगे सोल्यूट के पार्टिकल्स, वहाँ से वेपराइजेशन सॉल्वेंट की नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए वेपर प्रेशर आपको सोल्यूशन का कम मिलता है लेकिन सॉल्वेंट का प्योर ज़्यादा मिलेगा, तो जो आप यहाँ देख भी रहे हैं। दूसरा मेथड है वॉकर एंड ऑस्टवर्ड्स मेथड। इसमें भी दो बल्ब्स का इस्तेमाल है और एक में आपके पास सोल्यूशन को फिल किया जाता है और दूसरे उसका वेपर प्रेशर आपको पी मिलेगा, और एक में प्योर सॉल्वेंट को फिल किया जाता है तो उसका वेपर प्रेशर पी नॉट है। ड्राई एयर जो है सक्सेसिवली पास की जाती है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के सोल्यूशन में से, तो और फिर देन प्योर सॉल्वेंट में से पास की जाती है। उसके बाद यू ट्यूब्स को अरेंज किया गया है जिसमें कैल्शियम क्लोराइड मौजूद है जो आपके सॉल्वेंट के वेपर्स को जो कि मोस्टली वाटर होता है उसे एब्जॉर्ब करेगा। अब आपके पास अगर इसकी वर्किंग आप देखें तो आपने जैसे कि जो दो सेट ऑफ बल्ब्स हैं जिसमें पहले आपने सोल्यूशन पोर किया है, देन आपने जो है प्योर सॉल्वेंट को रखा है और एयर पास कर रहे हैं, एयर के प्रेशर से हम फाइंड आउट करेंगे मैसेस को। सो जो सेट ऑफ बल्ब हमने अरेंज किया है उसमें आप पहले से उसे वज़न कर लेते हैं कि जब एयर पास करने से पहले जब आप वे कर लेंगे तो हम लॉस ऑफ वेपर्स फ्रॉम द बल्ब, जो सोल्यूशन में से एयर पास करने पर आपके पास वेपर्स रिमूव होंगे, तो हम उस मैस का जो लॉस है जो एयर के साथ मूव कर जाएगा उसे हम W1 कहेंगे, और W1 आपके पास P के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दैट इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन। और सेकंड फैक्ट जो है, जब आप यही एयर नेक्स्ट बल्ब्स में जाएगी जिसमें सॉल्वेंट रखा गया है तो सॉल्वेंट के वेपर्स भी ये अपने साथ लेकर जाएगी, तो उस वेपर प्रेशर को आप पी नॉट कहेंगे।
एडिशनल अमाउंट ऑफ वेपर्स टेकन अप इज प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस। सो आपके पास जो वेपर प्रेशर है प्योर का वो ज़्यादा है और सोल्यूशन का कम होगा, इसीलिए पी नॉट माइनस पी के एक्सप्रेशन के साथ आप W2 के फैक्टर को रिलेट करेंगे। अब अगर आप इन दोनों एक्सप्रेशंस को देखें तो ये इक्वेशन नंबर 1 होगी हमारी, और इक्वेशन नंबर जो 1 में आप थोड़े से चेंजेस करें कि आप W1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P को ऐड कर लें रिस्पेक्टिव एरियाज़ में, तो W1 W2 के साथ ऐड हो जाएगा, और इसी तरह P नॉट माइनस पी के साथ सिंपल P ऐड होगा, तो ये P और ये P कैंसिल हो जाते हैं, तो पीछे इक्वेशन रह जाती है P नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू W1 प्लस W2। अब आप इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड करें तो P नॉट माइनस पी ओवर P नॉट इज इक्वल टू W2 ओवर W1 प्लस W2। ये जो चीज़ हम देख रहे हैं P नॉट माइनस पी, ये चेंज इन वेपर प्रेशर है जिसे हम डेल्टा P से डिनोट करेंगे और नीचे P नॉट आएगा। दैट इज इक्वल टू W2 क्या है, लॉस इन द वेट ऑफ द सॉल्वेंट बल्ब्स जो हमने यहाँ देखा, और नीचे आप क्या देख रहे हैं, टोटल लॉस इन द वेट ऑफ द सोल्यूशन भी और सॉल्वेंट भी। तो दोनों के अंदर ये हम फ़र्क देखते हैं। ये बड़ा सिंपल सा मेथड है जिससे हम मेजर कर सकते हैं। तो ये आप उसकी जो है वर्किंग देख सकते हैं। इस एक्सप्रेशन से हम मास भी निकाल लेंगे। ये 3 बल्ब्स हैं जिसमें सोल्यूशन रखा गया है और उसका वेपर प्रेशर P है, जो कि जब एयर पास करेगी और आगे मूव करती जाएगी अपने साथ वेपर्स लेकर जाएगी, तो यहाँ तो वेपर प्रेशर कम है, और जैसे ही ये सॉल्वेंट से गुजरेगी वहाँ वेपर प्रेशर ज़्यादा है, इसीलिए हम P नॉट से P को माइनस कर रहे हैं। सो ये आगे आपके पास वेड कैल्शियम क्लोराइड की ट्यूब्स लगी हुई हैं जिसने मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना है, जो मोस्टली वाटर होता है। तो इस तरह से इस डिफरेंस को हम कैलकुलेट कर पाते हैं, पहले और बाद में आने वाले से हम मास को मेजर कर सकते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कॉलिगेटिव नेचर। सेकेंड प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसे एब्यूलियोस्कोपी भी कहा जाता है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का इफेक्ट क्यों आता है, हमने अभी देखा कि जब आप किसी नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट को सॉल्वेंट में डालकर सोल्यूशन बनाते हैं तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा कम मिलेगा आपको प्योर से। तो इसका मतलब ये है कि सोल्यूशन और सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का कभी भी वेपर प्रेशर इक्वल नहीं हो सकता किसी भी टेम्परेचर पर, उसमें डिफरेंस हमेशा रहेगा। द एलिवेशन ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन द सॉल्वेंट एंड द कंसनट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। ये नेचर पर डिपेंड नहीं करती। सबसे अहम बात एलिवेशन होता है इंक्रीज कर जाना। अब ये इंक्रीज क्यों आता है, आपने देखा था कि बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट है कि अगर आप इस पर आएँ तो बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास वो पॉइंट होता है जिसमें किसी भी लिक्विड का वेपर का प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाए। तो जब हम देख रहे हैं कि सोल्यूट हम सॉल्वेंट में डालकर सोल्यूशन बनाते हैं तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है। जब वेपर प्रेशर कम होगा तो वो जल्दी एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल नहीं हो पाएगा, तो आपका लिक्विड जल्दी बॉयल नहीं करता। तो इसका मतलब है कि सोल्यूशन हमारे पास देर से बॉयल करेंगे जिनमें ऐसा सोल्यूट ऐड होगा जो नॉन वोलेटाइल और नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। इसी चीज़ को आप पहले ग्राफिकली देखेंगे और फिर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम डेराइव करेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखें तो हम दो चीज़ों के दरमियान ग्राफ बनाते हैं, एक टेम्परेचर जो कि एक्स एक्सिस पर लिया जाता है और वाई एक्सिस पर वेपर प्रेशर। तो ग्राफ आप लेंगे सॉल्वेंट का भी प्योर और फिर उसके सोल्यूशन का भी। तो वेपर प्रेशर सोल्यूशन का क्योंकि लोअर है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट से, तो आप ग्राफ में दो कर्व्स देख रहे हैं। ए बी जो कर्व है वो प्योर सॉल्वेंट की है, जिसमें ए लिक्विड को जब बॉयल किया तो बी पॉइंट पर पहुंचने पर वो उसका एक्सटर्नल प्रेशर वेपर प्रेशर के इक्वल हो गया, दैट इज इक्वल टू 760 टॉर्च, जो कि पी नॉट से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और इस पर अगर आप एक्सट्रापोलेट करें, टेम्परेचर चेक करें तो वो टी नॉट है, जिसे हम फर्स्ट टेम्परेचर मानेंगे। और इस टेम्परेचर को आप देख सकते हैं जो प्योर सॉल्वेंट के लिए है। जब आप इसमें नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट डाल के सोल्यूशन बनाएंगे तो अब आप देख सकते हैं कि पहले आपके प्योर कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर था वो ज़्यादा था, और सोल्यूट डालने के बाद वही वेपर प्रेशर कम हो गया, और वेपर प्रेशर कम हुआ तो ये बहुत हाई टेम्परेचर पर जाकर बॉयल कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि T1 से नेक्स्ट पर जाकर आगे मज़ीद हाई टेम्परेचर पर जाकर आपको ये ग्रीन लाइन नज़र आ रही होगी जो स्टार्टिंग से T1 से ज़्यादा है। तो ये फैक्टर जो है इंक्रीज़ इन टेम्परेचर जो आ रहा है वो सोल्यूट की एडिशन से आ रहा है। तो इसीलिए हमारा जो T2 है वो ग्रेटर है T1 से। और आप इसे जनरली देखें तो ये जो टेम्परेचर सोल्यूशन का है उसे हम T से डिनोट करेंगे और प्योर को आप T नॉट से डिनोट करेंगे। ये जो चेंज आप देख रहे हैं दैट इज़ द एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, जिससे आप डेल्टा TB से डिनोट करते हैं, दैट इज़ इक्वल टू T माइनस T नॉट। T इस आपके सोल्यूशन का है और T नॉट आपके सॉल्वेंट का है। तो इसी चीज़ को आपने ग्राफिकली देखा कि जिसका आपके पास वेपर प्रेशर कम हो गया तो वो ज़्यादा देर से टेम्परेचर लेगा बॉयल होने के लिए, जो कि D पॉइंट से आप यहाँ देख सकते हैं।
प्योर सॉल्वेंट तो टी नॉट पे बॉयल हो गया और एक्सटर्नल प्रेशर पी नॉट था। इसी तरह आप पी और टी के एक्सप्रेशन सोल्यूशन के लिए देख रहे हैं। डेल्टा पी टी बी जो है वो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है यहाँ पर। अब मैथमेटिकल इसे आप जो है ट्रीट करेंगे तो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स की एक इम्पॉर्टेंट मैथमेटिकल रिलेशनशिप है जिसे हम कहते हैं क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन। ये क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन है जो आपने याद करनी है। नेचुरल लॉग ऑफ P2/P1 इज इक्वल टू डेल्टा HV ओवर R, T2 माइनस T1 ओवर T1 T2। ये एक्सप्रेशन आप याद करेंगे और ये इक्वेशन नंबर 1 होगा हमारा। इस एक्सप्रेशन के मुताबिक हमारे पास जो P1 टेम्परेचर 1 है वो P1 है टेम्परेचर 1 और P2 है आप टेम्परेचर T2 की वैल्यू आप P2 में लेंगे। अगर इस इक्वेशन को आप अप्लाई करें ग्राफ पर तो हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा नेचुरल लॉग P नॉट ओवर P इज इक्वल टू डेल्टा HV ओवर R, T माइनस T नॉट ओवर T नॉट। ये वही T जो है आपका जो है सॉल्वेंट का आ गया और साथ आपके पास सोल्यूशन का एक कॉन्सेप्ट आएगा। अब डेल्टा HV क्या है यहाँ पर? हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ सॉल्वेंट। सोल्यूशन चूंकि हमारा डाइल्यूट है तो डेल्टा HV मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ प्योर सॉल्वेंट कहलाएगा। तो आप इस इक्वेशन को ज़रा रीअरेंज करें तो आप इसको रिवर्स करेंगे तो माइनस लॉग P ओवर P नॉट आ जाएगा और इस एक्सप्रेशन में आप दो चेंजेस करेंगे। एक तो P ओवर P नॉट को आपने रिवर्ट किया तो माइनस साइन आ गया। दूसरा ये जो T माइनस T नॉट है जिसे आपने अभी ग्राफ में देखा, जिसे हमने डेल्टा TB के इक्विवेलेंट किया था, यानी हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का टर्म उसकी डिनोशन लगाई थी, तो वो आप यहाँ पुट करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा डेल्टा TB ओवर T नॉट। सोल्यूशन डाइल्यूट है तो हम T को या T नॉट को इक्विवेलेंट कंसिडर करते हैं। तो अगर ये TB T नॉट के इक्विवेलेंट है तो ये दोनों T नॉट मिलकर T नॉट स्क्वायर हो जाएंगे बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन। और अगर हम राउल्ट्स लॉ की कंडीशन को यहाँ पर अप्लाई करें तो राउल्ट्स लॉ के मुताबिक P इज इक्वल टू P नॉट ओवर X1 है, जो उसका फर्स्ट एक्सप्रेशन था राउल्ट्स लॉ का कि किसी भी कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर है प्योर वो उसके मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करता है। तो यहाँ से P नॉट दूसरी तरफ ले जाएं तो P ओवर P नॉट का एक्सप्रेशन X1 के इक्वल होगा और X1 प्लस X2 1 के इक्वल होता है, यानी सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू यूनिटी। यहाँ से X1 का एक्सप्रेशन साइड पर करें तो आपके पास P ओवर P नॉट जो कि X1 के इक्वल है वो 1 माइनस X2 के इक्वल हो जाएगा। तो इस एक्सप्रेशन को हम फर्दर यूटिलाइज करेंगे जो हमने अभी एक्सप्रेशन ऊपर निकाला है उसके लिए। उसमें आप देख सकते हैं कि नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स जो भी हमने X1 की वैल्यू पुट की थी तो वहाँ पे हम पुट करेंगे, बाकी एक्सप्रेशन हमारा ऐसे ही चलेगा। यहाँ पर हमने एक जो चीज़ एक कंडीशन अप्लाई करनी है दैट इज़ एक्सपेंशन टेक्निक, जो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन पर लागू होती है। नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस X2 को जब हम ओपन करते हैं तो ये माइनस X2 प्लस X2 का स्क्वायर, उसी का स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल माइनस X2 का क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, इसी तरह अप टू सो ऑन X जो 2 का 4th रूट ओवर 4 फैक्टोरियल, ये फैक्टर ऐड यहाँ पे किया जाता है। दिस इज़ द एक्सपेंशन टेक्निक और इसके मुताबिक आपने इस एक्सप्रेशन को लर्न आउट करना है। सोल्यूशन चूँकि डाइल्यूट है तो X2 का जो फैक्टर है उसकी जो भी फॉर्म है स्क्वायर और क्यूब में वो इग्नोर कर दी जाएगी। तो एक्सप्रेशन बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस X2 इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू माइनस X2। इस एक्सप्रेशन को जब हम ऊपर वाले एक्सप्रेशन में पुट करेंगे तो हमारा एक्सप्रेशन माइनस तो ऑलरेडी है, नेचुरल लॉग ऑफ X2 की वैल्यू माइनस X है तो आप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो X2 और बाकी सारा एक्सप्रेशन वैसे ही रहेगा। यहाँ से डेल्टा टी भी निकाल लें, अरेंज कर लें तो सारे एक्सप्रेशन वहाँ जाके मल्टीप्लाई और डेल्टा एच वी डिवाइड हो जाता है। ये एक्सप्रेशन हमें बताता है कि आर टी नॉट स्क्वायर ओवर डेल्टा एच वी एक कांस्टेंट है और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो है हमारे मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट पर डिपेंड करता है, यानी उसके साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है। अगर इसको आप कांस्टेंट ले रहे हैं तो डेल्टा टी भी X2 के डायरेक्ट रिलेशन में होगा। डाइल्यूट सोल्यूशन है तो X2 किस चीज़ के इक्वल होता है N2 ओवर N1 प्लस N2, ये हमने एक्सप्रेशन पहले भी पढ़ा मोल फ्रैक्शन के एतबार से। तो डाइल्यूट सोल्यूशन में सल्यूट की कंसंट्रेशन जो डिनोमिनेटर में N2 से रिप्रेजेंट की जा रही है उसे हम इग्नोर कर देंगे तो X2 आपके पास N2 ओवर N1 के इक्वल हो जाएगा। अब इसे यहाँ पर हम पुट करेंगे X2 को तो X2 के एक्सप्रेशन हमारे पास N2 ओवर N1 है। यहाँ पर आप एक कंडीशन अप्लाई करेंगे कि जो N1 होता है इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट फॉर 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, देन N2 विल बी द मोलैलिटी। तो आपके पास N2 जो है फैक्टर पर 1000 ग्राम सॉल्वेंट के इक्वलेंट है तो हम इसे M से डिनोट करेंगे विच इज़ द साइन ऑफ मोलैलिटी। तो X2 इज इक्वल टू M ओवर N1। ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया। अब इसे इक्वेशन नंबर 7 में पुट करें जो आप नेक्स्ट पर देख सकते हैं। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आर टी नॉट का स्क्वायर और डेल्टा एच वी और N1 M को अलग कर दिया, बाकी सब फैक्टर्स बीच में लाने का मकसद ये है कि ये सब पैरामीटर्स जो है नेचर ऑफ सॉल्वेंट
से रिलेट करते हैं और ये सब कांस्टेंट्स हैं। तो डेल्टा टी बी हमारे पास जो है m पर डिपेंड करेगा, मोलालिटी पर। ये जो कांस्टेंट है इसको एक नए कांस्टेंट से डिवाइड किया जाता है विच इज़ कॉल्ड दी के बी, विच इज़ एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट इसे कहते हैं। और ये आपके पास रेशो होती है। अभी अगर आप इसको एक्सप्रेशन को के बी के एक्सप्रेशन को यहाँ पुट करें तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम आ जाता है। तो के बी कॉन्स्टेंट है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एलिवेशन मोलालिटी के। सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन जिससे हम 3 कंक्लूजन्स निकालेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट का जो बढ़ना है उसका जो एलिवेशन है वो मोलालिटी पर डिपेंड करता है और मोलालिटी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। सेकंड, के बी जो फैक्टर है ये नेचर और कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। तीसरी चीज़ जो ऑब्जर्व और कैलकुलेटेड वैल्यूज़ हैं हमारे पास के बी की, दे शुड एग्री विद ईच अदर, तो वो आपके पास बिल्कुल इक्वलेंट होती हैं तो हम वहाँ से एनालिसिस कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के एक्सप्रेशन से मैसेज निकालने हैं तो मोलालिटी किस चीज़ की इक्वल होती है। हमने प्रीवियसली इस फर्स्ट लेक्चर में स्टडी किया था कि मोलालिटी मास ऑफ सॉल्यूट ओवर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1 ओवर मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी के इक्वल है। अगर हम इन तमाम फैक्टर्स को नोटेशंस के साथ लिखें तो ये बनेगा W2, ये आपके पास M2 1 ओवर W1 इंटू 1000। तो ये सारा एक्सप्रेशन जब आप अरेंज करके इक्वेशन 10 में पुट करते हैं और सब्सटीट्यूट करने के बाद आप रीअरेंज करते हैं इक्वेशन को, तो हमारे पास M2 इज इक्वल टू के बी ओवर डेल्टा टी बी 1000 W2 ओवर W1 का एक्सप्रेशन आता है। तो दिस इज एक्सप्रेशन बाय विच वी कैन कैलकुलेट दी मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट। सो सॉल्यूशन की कंडीशन डाइल्यूट होनी चाहिए। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है और ये हमने देखा भी। तो बेसिकली यहाँ पर इस टेबल में आपको कुछ कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज़ दी जा रही हैं कि किस तरह से आपके पास ये फैक्टर होता है। आपने वाटर की जो वैल्यू है वो माइंड में रखनी है, दैट इज़ 0.52 फॉर द वाटर, के बी फॉर वाटर, विच मस्ट बी रिमेंबर। रिलेशनशिप हम निकालेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से क्या रिलेशन है। तो अभी अपने एक्सप्रेशन पढ़ा ये इक्वेशन नंबर 1 वाला, अगर हम राउट्स लॉ की कंडीशंस को यहाँ अप्लाई करें और जो हमने रिलेटिव लोअरिंग में पढ़ा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट W2 ओवर M2 पर है डिपेंड करते, और N1 जो कि सॉल्वेंट के मोल्स हैं ये W1 ओवर M1 पर डिपेंड करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि W2 ओवर M2 की वैल्यू को अगर मैं इस एक्सप्रेशन में पुट करूँ तो वो N2 होगी, और N1 और W1 ओवर M1 के एक्सप्रेशन को रीअरेंज करें तो W1 आप एक तरफ ले जाएं तो N1 M1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इक्वेशन 3 और 2 जब 1 में पुट करेंगे तो फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी 1000 N2 ओवर N1 और M2। सो ये एक्सप्रेशन आपके पास नंबर ऑफ मोल्स को एक साइड पे कर दें तो डेल्टा पी ओवर पी नॉट इज इक्वल टू N2 ओवर N1। तो इस एक्सप्रेशन को आप राउट्स ला के इस एक्सप्रेशन से रिप्लेस कर सकते हैं। सो ये सारा फैक्टर अगेन यहाँ पर हमारे पास जो है कांस्टेंट की टर्म्स में आएगा। तो डेल्टा टी बी का लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से डायरेक्ट रिलेशन है, यानी जितना लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आप बढ़ा देंगे उतना ही एलिवेशन भी बढ़ेगा। सो ये सैम्पल प्रॉब्लम 8.3 है जिसमें वो आपसे पूछ रहा है कि व्हेन 0.419 ग्राम ऑफ द सॉल्यूट ऑफ मोलर मास 252.4 ग्राम पर मोल इज डिसॉल्व्ड इन 75 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी 80.256 डिग्री सेंटीग्रेड। फाइंड द मोलर elevation constant Kb. The boiling point of the pure solvent is 80.2 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दे दिया है दैट इज 80.256, सॉल्वेंट का भी दे दिया। आप एलिवेशन निकाल सकते हैं हाई को लो से माइनस करके। आप सेंटीग्रेड में है तो आपके पास केल्विन में भी आप उसको इक्विवेलेंट लेंगे। सो मास ऑफ सॉल्यूट आपको दे दिया है 0.419 और मोलर मास भी गिवन है। एक्सप्रेशन आप सीधा मॉलिक्यूलर मास का लगाएंगे, वहाँ से के बी को साइड पर कर लें तो आप के बी का एक्सप्रेशन मालूम कर सकते हैं। सिंपल वे है। एलिवेशन को मालूम करने के 2 मेथड्स हैं, लैंड्सबर्गर मेथड और कॉट्रेल्स मेथड। लैंड्सबर्गर मेथड जो है इसके 4 मेजर स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है कि हमारे पास इसमें एक बॉइलिंग फ्लास्क होती है जिसमें आप प्योर सॉल्वेंट डालेंगे और उसका बॉयल करने पर वो वेपर्स बनाएगा, और इसके साथ साथ एक इनर ट्यूब है जिसके मिडल पोर्शन में आपको एक होल नज़र आ रहा है और ये बल्ब नुमा है। ये एक बाहर वाली ट्यूब है एक बॉइलिंग फ्लास्क, और एक अंदर वाली ट्यूब है जिसे इनर ट्यूब कह रहे हैं जिसमें एक होल भी मौजूद है, आप देख सकते हैं। तीसरी चीज़ बेकमैन का थर्मोमीटर है जो 1/100th पार्ट ऑफ अ डिग्री रीड करके हमें बताता है, यानी एक्यूरेट और सेंसिटिव डिटेक्शन के लिए ये यूज़ होता है बेकमैन थर्मोमीटर जो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। और 4th चीज़ है हॉट वेपर जैकेट। ये बाहर आपके पास एक जैकेट है जिसने इनर ग्लास ट्यूब को सराउंड किया हुआ है और बॉइलिंग फ्लास्क का उसमें एक कनेक्शन है ट्यूब के थ्रू और इसका आगे कनेक्शन बना हुआ है। तो अब इसमें प्रोसेसिंग कैसे होती है
कि आप प्योर सॉल्वेंट 10 ml लेते हैं, बॉयल करते हैं। बॉयल कैसे करते हैं, जो सॉल्वेंट आपने इनर ट्यूब में डाला है वही आपने बाहर राउंड बॉटम फ्लास्क में भी लेना है। उसके वेपर्स आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे इसमें आएंगे और लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन के अमल के थ्रू जो है ये धीरे धीरे अपनी जो हीट है यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। और जैसे ही यहाँ आकर जो हीट ट्रांसफ़र करेंगे तो ये एक पॉइंट आएगा कि ये आपका जो सॉल्वेंट है बॉयल करना शुरू कर देगा। जब ये बॉयल करना शुरू कर देगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। वो टेम्परेचर आप सॉल्वेंट का बैकमैन थर्मोमीटर के थ्रू नोट करेंगे, दैट इज़ T0। फिर आप क्या करेंगे, एक मखसूस सल्यूट की क्वांटिटी इस इनर ट्यूब में ऐड करेंगे और सोल्यूशन बना देंगे। और फिर जब आपके पास वो इसी तरह दोबारा से सॉल्वेंट के वेपर्स उसको सोल्यूशन को गर्म करेंगे, और अब सोल्यूशन क्योंकि सॉल्वेंट कंटेनिंग है तो ये ज़्यादा वक्त लेगा आपके पास बॉयल होने के लिए। वो टेम्परेचर आप जब नोट करेंगे तो वो आपको पहले टेम्परेचर से ज़्यादा मिलेगा। तो डेंसिटी इस तरह से आप जो आपने जब सल्यूट डाला था आप सोल्यूशन का वॉल्यूम मालूम कर लेते हैं, और वॉल्यूम से आपके पास मैथ तो आपको पहले ही पता है जो आपने वज़न करके डाला है, तो उससे आप डेंसिटी मालूम कर लेते हैं। तो डेंसिटी और मैथ के रिलेशन से आप फर्दर जो है वो मैथ भी मालूम कर सकते हैं। वॉल्यूम आपके पास है, डेंसिटी भी आपके पास है, तो आप मैथ मालूम कर सकते हैं सोल्यूशन का जो इनर ट्यूब में मौजूद है। तो कैलकुलेशन इस तरह पॉसिबल है, और फाइनल एक्सप्रेशन मोलर मैथ से आप कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये एक सिंपल मेथड है। दूसरा मेथड है कॉटरेज मेथड। कॉटरेज मेथड में क्या होता है कि अपरेटस एक ग्रेजुएटेड ट्यूब ए पर मुश्तमिल होता है, जिसमें आप अपना लिक्विड प्लेस करते हैं। ये जहन में रहे कि आपने सुपर हीटिंग नहीं करनी, क्योंकि आपका बैकमैन का थर्मोमीटर भी बीच में मौजूद है। जब लिक्विड बॉयल होगा और उसके वेपर्स भी इसमें होंगे तो वो आपके पास इसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। द टोटल मास ऑफ द सॉल्वेंट हमेशा सेम रहेगा, जो उसके वेपर्स बनेंगे वाटर कंडेंसर में जाने के बाद भी ये चेंज नहीं होगा। तो शुरू में क्या हम करते हैं कि एक वेट क्वांटिटी में आप सॉल्वेंट इस बॉइलिंग ट्यूब में डाल देते हैं और बॉइलिंग पॉइंट नोट कर लेते हैं। फिर उसे ठंडा करते हैं और उसमें सल्यूट डालेंगे सेकंड स्टेप के अंदर, तो सोल्यूशन बन जाएगा। फिर सोल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उसको नोट करके आप डिफरेंस निकालेंगे, और उसी तरह जैसे यहाँ पर मैथ निकाला हमने वॉल्यूम और डेंसिटी के एक्सप्रेशन से, तो हम फाइनली मोलर मैथ भी मालूम कर सकते हैं। तो दिस इज़ द मेथड बाय विच वी कैन कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट सेकेंड जो हमारा यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट विच इज़ कॉल्ड क्रायोस्कोपी। क्रायोस्कोपी बेसिकली फ्रीजिंग पॉइंट के कॉन्सेप्ट से निकला है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सोल्यूशन इज़ दैट टेम्परेचर एट विच द सोल्यूशन इज़ इन इक्विलिब्रियम विद द सॉलिड सॉल्वेंट। ये वो पॉइंट होता है जिसमें किसी भी लिक्विड का जो की सोल्यूशन की जो हालत है वो सॉलिड सॉल्वेंट के साथ इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेती है। दैट पॉइंट इज़ फ्रीजिंग पॉइंट। और फ्रीजिंग पॉइंट भी सोल्यूशन का हमेशा कम होगा सॉल्वेंट से, क्योंकि इसका ताल्लुक भी वेपर प्रेशर से है। क्योंकि वेपर प्रेशर कम हो जाता है आपके सोल्यूशन का, तो इसीलिए वो प्योर से हमेशा कम टेम्परेचर पर ही फ्रीज़ करेगा। सो ग्राफिकली अगर हम देखें तो इसमें भी हम टेम्परेचर और वेपर प्रेशर के दरमियान एक ग्राफ बनाएंगे, जिसमें आपको कुछ कर्व्स मिल रही हैं। और कर्व्स कुछ इस तरह से हैं कि ग्राफ देखने के लिए आप पहले इस थोड़ी सी कंडीशंस को देख लें कि यहाँ पर हमें एक कर्व मिलेगी जो BC कर्व है, जो लिक्विड सॉल्वेंट की है, और उसका टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट को शो कर रहा है। ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेपर प्रेशर है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ये बहुत शार्प होता है सॉलिड सॉल्वेंट के लिए। और यहाँ पर आप प्योर सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है वो T0F, और वेपर प्रेशर जो है P0 से आप कंसीडर करेंगे। और दोनों जो आपका प्योर सॉल्वेंट है जब वो लिक्विड की फेज़ में होगा और जब वो सॉलिडिफाई होगा फ्रीज होने पर, दोनों फेजेस इक्विलिब्रियम मेंटेन करेंगी। तो ये हम अभी ग्राफिकली आगे देखेंगे। तो लेट्स सी कि ये ग्राफ है जिसमें आपने टेम्परेचर और वेपर प्रेशर के दरमियान ग्राफ प्लॉट किया है, और आप एक कर्व देख रहे हैं A, B और C हमारा जनरली एक प्योर सॉल्वेंट है। जो B से C तक की जो कर्व है ये हमारे पास सॉल्वेंट की, प्योर सॉल्वेंट की लिक्विड की स्टेट है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर कम करेंगे, आप किसी भी पॉइंट पर देखें तो आप जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं तो टेम्परेचर कम हो रहा है। जैसे जैसे टेम्परेचर कम करेंगे तो आपका सॉल्वेंट B पॉइंट पहुंचने पर आपके पास ये फ्रीज होना शुरू हो जाएगा। दिस इज़ द फ्रीजिंग पॉइंट, जहाँ पर जिसके बाद नीचे से ये सॉल्वेंट ने सॉलिडिफाई होना शुरू हो जाना है। तो ये वाली BC की जो कर्व है ये लिक्विड स्टेट को शो कर रही है, और AB की कर्व आपके सॉलिड सॉल्वेंट को शो कर रही है। B वो पॉइंट है जो उसी सॉल्वेंट की लिक्विड और उसी सॉल्वेंट की सॉलिड फेज के दरमियान इक्विलिब्रियम पॉइंट है, और दैट पॉइंट इज़ बेसिकली दी वेपर प्रेशर ऑफ दी प्योर सुपर कूल लिक्विड, जिसका फ्रीजिंग पॉइंट T0F है। अब जब आप उसमें सल्यूट डाल देते हैं और सोल्यूशन बनाते हैं तो न्यू स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम आप देखेंगे जो सोल्यूशन के साथ होगी, और वो पॉइंट है आपका F। तो अगर आप इसको देखें इन अदर वर्ड्स के, जब आप सल्यूट डालते हैं तो हमारे पास वेपर प्रेशर कम हो जाता है,
विच यू सी के वेपर प्रेशर पहले ज़्यादा था। अब जैसे ही आपने सल्यूट डालकर सोल्यूशन बनाया तो आपको जो कर्व मिल रही है वो है आपके पास DEF। तो ये E से लेकर F तक का जो पॉइंट है सोल्यूशन की लीक्विड स्टेट है। जैसे जैसे वो टेम्परेचर आपने लो किया तो ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो पर जाकर ये फ्रीज़ होना शुरू हुआ है, और F से लेकर D तक का जो पॉइंट है वो उसी सोल्यूशन की सॉलिड स्टेट है। F वो पॉइंट है जिसमें ये दोनों स्टेट सोल्यूशन की लिक्विड स्टेट और सोल्यूशन की सॉलिड स्टेट इक्विलिब्रियम ऑब्टेन करी, और ये टेम्परेचर TF विद सोल्यूशन है। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो सोल्यूशन है आपके प्योर सॉल्वेंट से पहले लो टेम्परेचर पर जाकर ये फ्रीज़ हो रहा है। तो ये जो चेंज आप देख रहे हैं इसे हम डेल्टा TF कहते हैं, जिसमें जो है आपका TF नॉट ग्रेटर है TFS से, जो कि सोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, यानी हमारा जो फ्रीजिंग पॉइंट है एक्चुअल प्योर से कम हो रहा है, इसीलिए हम इससे डिप्रेशन कह रहे हैं। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू T नॉट F माइनस TF विद एस फैक्टर। तो अब मैथमेटिकली अगर आप लें तो इसके अंदर आपने कुछ नहीं करना, जो आपने बॉइलिंग पॉइंट के एक्सप्रेशन को मैथमेटिकली स्टडी किया, एवरीथिंग इज सेम। जस्ट स्टार्ट में थोड़ा सा चेंज होगा कि PS क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड है और सॉलिड सॉल्वेंट है एट फ्रीजिंग पॉइंट। P क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड सॉल्वेंट इन द सोल्यूशन। B आपका सॉलिड और सोल्यूशन की फेज के दरमियान का पॉइंट है, और P नॉट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सुपर कूल लिक्विड। सो आप क्लेसियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे, और जब यहाँ पर अप्लाई करेंगे वही एक्सप्रेशन आएगा। सिर्फ आपने क्या करना है, T2 माइनस T1 की जगह TF नॉट और TFS को पुट करना है और कुछ नहीं करना। यहाँ पर जो हम पॉइंट F और B को स्टडी कर रहे थे वो हमारे सब्लिमेशन कर्व्स हैं और सब्लिमेशन पॉइंट्स हैं, उसे हम यहाँ पर डिनोट करेंगे। पिछले टॉपिक में जब हमने पढ़ा तो एक्सप्रेशन को हमने यूज़ किया डेल्टा HV के एक्सप्रेशन को। यहाँ पर क्योंकि हम सब्लिमेशन देख रहे हैं तो आपके पास दैट इज़ द पॉइंट कि डेल्टा HV जो क्लासियस-क्लैपेरॉन इक्वेशन में है वो रिप्लेस हो जाएगा डेल्टा HS से। सो फाइनली आपके पास फिर फर्दर हम इसे सेकंड फॉर्म में लिख सकते हैं। आप दोनों एक्सप्रेशंस को जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपकी ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें PS जो है कैंसिल हो जाता है और नेचुरल लॉग P और P नॉट का एक्सप्रेशन हमें मिलेगा। और दूसरी तरफ जब आप V और S का एक्सप्रेशन माइनस करते हैं तो ये डेल्टा HF के इक्वल होता है, डेल्टा HF फॉर द फ्रीजिंग पॉइंट विच इज़ कॉल्ड हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन जब माइनस करेंगे दोनों में से कॉमन लेंगे तो ये कॉमन है आपके पास ये एक्सप्रेशन, तो ये बनेगा माइनस डेल्टा HF ओवर R TF नॉट माइनस TFS ओवर TF नॉट TFS। तो ये एक्सप्रेशन हमें जो है वैल्यूज़ बता रहा है। अब आपने यहाँ से लेकर सारा काम वही करना है, वही आपने राउट्स लॉ को इस्तेमाल करके P और P नॉट का एक्सप्रेशन लिया, X1 निकाला और उसकी वैल्यू फिर आपने जाकर ऊपर नेचुरल लॉग में पुट की P ओवर P नॉट की जगह पर। फिर आपने जो है डाइल्यूट सोल्यूशन एक्सपेंशन की जो टर्म है वो यूज़ की, और नेचुरल लॉग X में क्योंकि X हमारा सोल्यूशन डाइल्यूट है तो X स्क्वायर का फैक्टर रहेगा, बाकी तमाम फैक्टर्स इग्नोर हो जाएंगे। तो ये एक्सप्रेशन बिल्कुल आपने जो बॉइलिंग में पढ़ा उसी तरह आप इसे पुट करेंगे, सारा एक्सप्रेशन सेम रहेगा और रीअरेंज करने पर भी ये भी वो सेम है। जस्ट आपके पास आगे हम इसका फाइनल जो है एक्सप्रेशन देखेंगे। इसी तरह आपने मोलैलिटी पुट करनी है, यहाँ पर जो कांस्टेंट है उसको KB के बजाय आप KF कहेंगे, दैट इज़ मोलर फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी इसे कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। तो ये आपके पास एक कोलिगेटेड प्रॉपर्टी है जो कि मोलैलिटी पर डिपेंड करती है। मॉलिक्यूलर वेट मालूम करना है, उसी तरह मोलैलिटी का एक्सप्रेशन हम लेंगे और डेल्टा TF निकाल कर आप M2 का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे जो आपने बॉइलिंग में स्टडी किया है डिटेल में। कंक्लूजन इसके भी सेम है कि हमने देखा कि डेल्टा TF मोलैलिटी के डायरेक्ट रिलेशन में है और KF आपके पास कंसंट्रेशन और नेचर ऑफ सोल्यूट पर डिपेंड नहीं करता बल्कि पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है। इसके अलावा एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल वैल्यूज़ भी सेम रहेंगी, एग्री करेंगी। तो अगर आपने इसका भी रिलेशन लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से निकालना है तो जस्ट तमाम चीज़ें ही सेम रहेंगी, उसी तरह आप निकालेंगे। जहाँ पर आपने TB पढ़ा था वहाँ आप F लगाएंगे और नथिंग एल्स। यहाँ पर आप एक्सप्रेशन देख सकते हैं कि सब कांस्टेंट है, डेल्टा TF और डेल्टा P जो कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और ये डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट है, ये दोनों आपस में डायरेक्ट हैं। यानी आप इसको बढ़ाते हैं तो आपका वेपर प्रेशर भी, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है तो आपका लोअरिंग ग्रेटर लोअरिंग इन द फ्रीजिंग पॉइंट B बढ़ेगा उसके साथ। सो सैम्पल प्रॉब्लम 0.25 ग्राम ऑफ अ सोल्यूट आर डिसॉल्व्ड इन 20 ग्राम ऑफ वाटर एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इज माइनस 0.42 डिग्री सेंटीग्रेड। उसने आपसे मालूम करने को कहा है कि मोलर मैस मालूम करें। मोलर हीट ऑफ फ्यूजन आपको आइस की दे दी है
और मोलर हीट ऑफ फ्यूजन आप आइस की मेंशन करेंगे तो आप मोलर हीट ऑफ फ्यूजन निकाल सकते हैं। जो गिवन मैस आपको दिया गया एनर्जी की सूरत में, आप मोलर मैस ऑफ आइस 18 बनेगा तो उसे डिवाइड करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर KF में डायरेक्ट इसके एक्सप्रेशन में आप पुट करें जो आपने ऊपर पढ़ा है, उस एक्सप्रेशन में डायरेक्ट 1000 मोलालिटी के साथ ये एक्सप्रेशन पुट करें तो डायरेक्ट आपको आंसर मिलेगा। सेकेंडली आपने मैथ्स निकालना है, KF तो आ गया, मैथ्स निकालना है तो आप आराम से KF है, आपके पास डेल्टा TF भी है, तो आप ये सारा एक्सप्रेशन डायरेक्ट वैल्यूज पुट करके निकाल सकते हैं। TF की वैल्यू जो आपको 0.42 दी है वो केल्विन ही है, तो आप पुट करेंगे डायरेक्ट आंसर आएगा। 8.5 सैम्पल एग्जाम्पल में क्या है कि यूरिया इज डिजॉल्व इन वाटर एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इज 100.13 डिग्री सेंटीग्रेड। उसने आपसे फ्रीजिंग पॉइंट मालूम करने को कहा है सेम सोल्यूशन का, KF भी दिया है, KB भी दिया है। तो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आपके पास गिवन है, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट वाटर है क्योंकि उसका हमें पता होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो डेल्टा T भी आप मालूम करेंगे हाई को लो से माइनस करके। तो KB आपके पास वाटर के लिए आपको मैंने टेबल से याद करने को कहा कि दैट इज़ 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड जो आप लर्न करेंगे। तो डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M होता है, अभी आपने प्रीवियसली देखा। तो इस एक्सप्रेशन में आप KB को इधर ले जाएँ तो आपके पास मोलैलिटी का एक्सप्रेशन आपके पास मौजूद है और वो आप वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से। KB की डेल्टा TB की वैल्यू भी है और KB की वैल्यू भी है, डिवाइड करके आप आंसर निकाल लेंगे तो आपका एक फैक्ट तो निकल आएगा। सेकंड, उसने डिप्रेशन भी मालूम करने को कहा है तो यही एक्सप्रेशन लगेगा सिर्फ F फैक्टर के साथ। तो जो वैल्यूज़ आपके पास वाटर की बात हो रही है तो 1.86 इसका KF का फैक्टर उसने आपको पहले ही बता दिया है, और मोलैलिटी आपने अभी निकाली थी तो मोलैलिटी आप यहाँ पुट करेंगे तो आप डेल्टा TF भी निकाल सकते हैं। अब हमारे पास डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट को मेजर करने के भी दो मेथड्स हैं, एक है बेकमन मेथड और दूसरा है रास्ट मेथड। बेकमन मेथड के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, एक इनर फ्रीजिंग ट्यूब, एक आउटर ट्यूब, और आपके पास थर्ड थिंग है इनर फ्रीजिंग ट्यूब के साथ आउटर ट्यूब और एक जो है ग्लास वेसल है जिसमें इसे प्लेस किया गया है। और इसके अलावा बेकमन थर्मामीटर भी है, स्टिरर का इस्तेमाल भी करते हैं। 15 से 20 ग्राम आप सॉल्वेंट लेंगे इनर फ्रीजिंग ट्यूब के अंदर और ग्लास वेसल के अंदर जो पड़ी है, और बाहर जो एयर जैकेट है उसमें आपने जो है फ्रीजिंग मिक्सचर रखा है ताकि आप स्लोली इसको देख सकें इसके चेंज को। अब आपके पास जैसे ही सॉल्वेंट इस फ्रीजिंग मिक्सचर की वजह से सॉलिडिफाई होना शुरू होगा तो ये स्लोली आपके पास टेम्परेचर राइज करेगा और कुछ टाइम के बाद टेम्परेचर जो है आपका कांस्टेंट हो जाएगा। वो पॉइंट आपने नोट करना है, वो आपका फ्रीजिंग पॉइंट होगा प्योर सॉल्वेंट का। अब आपने जो मिक्सचर आपका फ्रीज कर चुका है सॉल्वेंट की सूरत में, आप उसे दोबारा मेल्ट करेंगे गर्म करके, और फिर रूम टेम्परेचर पर जब वो पहुंच जाएगा तो आप उसमें 0.1 से 0.2 ग्राम सल्यूट की वज़न की भी क्वांटिटी ऐड करेंगे और सोल्यूशन बनाएंगे, और फिर दोबारा से उसी तरह उसे इनर ट्यूब को फ्रीजिंग मिक्सचर में रखेंगे तो ये स्लोली आपके पास ये फ्रीज़ करेगा। अब आपका टेम्परेचर जो है पहले राइज़ किया था, अब क्योंकि आपने सल्यूट डाल दिया है तो टेम्परेचर आपके पास डाउन हो जाएगा और बहुत लो टेम्परेचर पर जाकर कहीं ये आपके पास फ्रीज़ करेगा। वो टेम्परेचर आप नोट करेंगे और दोनों टेम्परेचर का फ़र्क आपको डेल्टा TF की वैल्यू देगा जिसे आप बाद में मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में पुट करके मैसेज निकाल सकते हैं और डिप्रेशन भी आप देख सकते हैं। सेकेंड मेथड है रास्ट काफूर मेथड। काफूर बेसिकली एक सॉल्वेंट है जिसे हम यूज़ करते हैं इस मेथड में, और सिर्फ वही सोल्यूट्स को इस्तेमाल किया जाता है जो इसमें हल हो सकें। काफूर का जो KF वैल्यू है वो है 37.7 डिग्री सेंटीग्रेड। तो नॉर्मली सोल्यूट्स आसानी से इसमें हल भी होते हैं और रीज़नेबल हमें डिप्रेशन भी देखने को मिलता है। तो और इसमें हमें कोई बेकमन थर्मोमीटर की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि नॉर्मली काम आसानी से हो जाता है, तो ऑर्डिनरी थर्मोमीटर ही हमें रीडिंग्स दे देता है। तो इस मेथड में काफूर की जगह हेक्साक्लोरोईथेन और टेट्राब्रोमो जो मीथेन है इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। ज़्यादातर हम काफूर को यूज़ करते हैं। कंपैरिजन करें दोनों मेथड्स का तो रास्ट मेथड इसमें आप सिर्फ वही सॉल्यूट्स अप्लाई कर सकते हैं जो काफूर में सॉल्युबल हैं, तो ये इसका जो स्कोप है वो लिमिटेड होगा। लेकिन ये जहन में रहे कि ये मेथड फिर भी सुपीरियर है बेकमन से 3 वजूहात की बुनियाद पर, कि एक तो आप इसमें ऑर्डिनरी थर्मामीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, दूसरा ये मेथड बड़ा सेंसिटिव है, और तीसरा कि हम बहुत कम क्वांटिटी में सल्यूट के साथ काम कर सकते हैं। ये तमाम मकासद हम बेकमन के मेथड से हासिल नहीं कर पाते। दिस इज़ द डिटेल स्टडी ऑफ द 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉलिगेटिव। फोर्थ हमारी अभी रहती है जो हम नेक्स्ट में स्टडी करेंगे। बेस्ट ऑफ लक।